आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिस्ट्री पढ़ती और पढ़ाती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंडर हमने बेसिकली कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा, पॉटरी और अदर मटेरियल रिमेन्स। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे पीरियड वाइज, तो उसमें वो पीरियड वाइज डिस्कस हो जाएगा। तो अब हम मूव कर रहे हैं लिटरेरी सोर्सेज। तो पहला था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सेकेंड इज लिटरेरी सोर्सेज, जो रिटर्न टेक्स्ट हैं, जो बेसिकली हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री के बारे में जानने में, जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें हेल्प करते हैं हमारे पास्ट के एक बहुत बड़े हिस्से में, जब जो राइटिंग है वो डेवलप नहीं हुई थी, और अगर डेवलप हुई थी तो डिसाइफर्ड नहीं है, उस पार्ट को भी जानने के लिए हमें हेल्प करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। तो अभी पिछली जो 2 क्लासेस थी वो थोड़ी सी मोनोटोनस रही, क्योंकि मुझे ये ऑनलाइन पढ़ाने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने लाइव क्लास में ही बच्चों को पढ़ाती हूँ, और अगर ऑनलाइन में कोरोना के टाइम में पढ़ाया तो उसमें भी बच्चे होते थे, तो इंटरेक्शन करके थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता था। ये थोड़ा नया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसको भी और इंटरेक्टिव बनाने की और अच्छा बनाने की। तो चलो हम मूव करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की तरफ। अब लिटरेरी सोर्सेज को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, इंडिजीनियस यानी प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज कौन से सोर्सेज हैं? प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो लिखे गए स्पेशली पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में लिखे गए, और किसी जिसने एक्सपीरियंस किया उसी ने लिखा। कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई इवेंट खुद एक्सपीरियंस किया, या मैं जिस टाइम पीरियड में हूँ अभी 2020 में 19 में कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। मान लीजिए जैसे कोरोना जो डिजीज़ थी वो आई, लॉकडाउन हम सभी ने एक्सपीरियंस किया, और तब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा, तो वो आएगा प्राइमरी सोर्सेज में। अब मान लीजिए 40-50 साल बाद कोई मेरे एक्सपीरियंसेस को पढ़ के उसके ऊपर अपना इंटरप्रिटेशन दे, यानी वो उसने तो ये पल को नहीं जिया है, तो वो आ जाएगा हमारा सेकेंडरी सोर्सेज में। तो प्राइमरी सोर्सेज यानी जब वो इंसान जो लिख रहा है इस बारे में, ये प्राइमरी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और लिटरेरी भी हो सकते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज में प्राइमरी सोर्सेज क्या होंगे? यानी जब कोई किसी बुक या कोई भी टेक्स्ट लिख रहा है, वो उस टाइम पे प्रेजेंट है, उसने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है, तो वो आते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज में। जैसे कि ऑटोबायोग्राफीज, पोएट्री, ड्रामा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अर्थशास्त्र या तुजू के बाबरी जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, वो खुद लिखी है उन्होंने। यहाँ आए, जो जो बाबर ने एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे जो चीज़ें नहीं देखी, जो नई फसलें देखी या नई, वो सब उसने रिकॉर्ड किया बुक में। तो इसीलिए ये क्या है कि भाई जो पर्सन उस टाइम पर है उसने देखा, एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पर वो लिखा। तो ये हमारे लिए क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सेकेंडरी हो जाएगा कि मान लीजिए तुजू के बाबरी जो है, क्योंकि सबको तो टर्किश लैंग्वेज नहीं आती, उसका फिर किसी ने ट्रांसलेशन किया या फिर उसको इंटरप्रेट किया अपने शब्दों में, तो तब वो हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्सेस इंटरप्रेट और एनालाइज प्राइमरी सोर्स को ही अपने ढंग से इंटरप्रेट या एनालाइज करने को हम बोलेंगे सेकेंडरी सोर्सेस। जैसे पृथ्वीराज रासो बाबरनामा, जो कि पर्शियन में है, बाद में लिखी गई, बाद में ट्रांसलेट की गई। इसी तरीके से जैसे रिमेन्स ऑफ इंडिका, मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी, लेकिन हमारे पास इंडिका की तो ओरिजिनल कॉपी नहीं है, या इंडिका जो हम इंडिका के बारे में जानते हैं वो हम जानते हैं बाद के जो राइटर्स थे, ग्रीक राइटर्स स्ट्रैबो एंड जस्टिन, उन सब की राइटिंग्स के हेल्प से हम इंडिका के बारे में जानते हैं, या ये कोशिश करते हैं जानने की कि मेगस्थनीज ने क्या कहा होगा। तो आई होप ये इंडिजीनियस सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज इज क्लियर। नाउ वी क्लासिफाई द लिटरेरी सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज में वो लिखे गए उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली 4 लैंग्वेज की जो फैमिलीज हैं, लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोलॉजिस्ट डिवाइडेड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट फैमिलीज। और पहली फैमिली है जो हम यहाँ पे 4 लैंग्वेज फैमिली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली है इंडो यूरोपियन फैमिली। इंडो यूरोपियन फैमिली वो फर्दर डिवाइडेड है हालांकि 3 पार्ट्स में, जो है इंडो ईरानियन, दार्डिक और इंडो आर्यन।
तो इंडो यूरोपियन फर्स्ट है हमारा, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन फैमिली। और इंडो यूरोपियन फैमिली फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। तो वो कौन कौन सी हैं? इंडो ईरानियन, और दार्डिक, और तीसरी है इंडो आर्यन। ठीक है, तो ये तीनों इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का ही पार्ट है। तो ये जो जितने भी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, असमीज, गुजराती, सिंधी, ओरिया, नेपाली, कश्मीरी, ये सब जो हैं इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का ही पार्ट हैं। पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, डच, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, आर्मेनियन, ये सारी की सारी इंडो यूरोपियन जो फैमिली ऑफ लैंग्वेज है उनका ही पार्ट हैं। संस्कृत, प्राकृत, पाली, जिनमें हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो शुरू के जो टेक्स्ट हैं वो लिखे गए, जैसे कि संस्कृत में जो टेक्स्ट हैं, हिंदू टेक्स्ट हैं वो लिखे गए, प्राकृत में जैन टेक्स्ट लिखे गए, पाली में बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए। ये बिलोंग करते हैं इंडो ईरानियन ब्रांच। जैसे मैंने अभी आपको बताया इंडो यूरोपियन फैमिली की 3 ब्रांच हैं, इंडो ईरानियन, दार्डिक एंड इंडो आर्यन। तो संस्कृत, प्राकृत एंड पाली, दे बिलोंग टू इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। दूसरा है द्रविडियन लैंग्वेजेस, जो मोस्टली साउथ इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, और इनमें आ जाती है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, तुलु, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है। एक्सेप्शन इसमें है बरूही। बरूही जो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान में बोली जाती है, गोंडी जो कि सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है, माल्टो जो कि ईस्टर्न इंडिया में बोली जाती है, और ओराओं जो झारखंड में बोली जाती है। तो जो मोस्टली द्रविडियन लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज है? जो साउथ इंडिया में बोली जाती हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि बरूही बलूचिस्तान, गोंडी सेंट्रल इंडिया, माल्टो ईस्टर्न इंडिया, और ओराओं झारखंड। और इन द्रविडियन लैंग्वेजेस में जो ओल्डेस्ट है वो है तमिल लिटरेचर। नेक्स्ट आ जाता है तिब्बतो बर्मन। तिब्बतो बर्मन, these languages are mostly spoken in northeastern part। और हालांकि ये जो तिब्बतो बर्मन जो लैंग्वेज है, ये जो फैमिली ऑफ लैंग्वेज है, ये द्रविडियन और जो इंडो यूरोपियन है उससे काफ़ी पुरानी है, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज था और उनका ओरल ट्रेडिशन था, इसीलिए इसमें हमें रिटन बहुत मटेरियल नहीं मिलता है। जब मिशनरीज आए इन एरियाज में, उन्होंने इनके जो ट्रेडिशंस थे, इनके जो लेजेंड्स थे, उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो उतना रिटन टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक 2 पार्ट में है, मोन खामेर एंड मुंडा। मोन खामेर में खासी लैंग्वेज जो कि खासी और जयंता हिल्स में बोली जाती है, और मुंडा टंग्स इज स्पोकन इन झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो मुंडा और मोन खामेर जो ये हैं, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेरी सोर्सेज इनटू रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। तो हमने देख लिया प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर कैसे डिवीजन होता है। अब हम देखते हैं जो लिटरेरी सोर्सेज है, मोस्टली जो स्पेशली एंशियंट टेक्स्ट हैं वो ज़्यादातर रिलीजियस हैं। तो अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री को जानने के हमारे पास कौन कौन से रिलीजियस और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हैं। तो सबसे एंशियंट जो टेक्स्ट हैं वो हैं रिलीजियस टेक्स्ट, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेदास, जो कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं इन इंडिया। वेदास आर द अर्लीस्ट नॉन लिटरेचर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एंड दे आर ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज श्रुति, यानी इनको श्रुति कहा जाता है। श्रुति मीन्स सुना, यानी जिसको सीधा ब्रह्मा ने कहा, और जो पहला इंसान या पहला पुरुष रहा होगा उसको ब्रह्मा ने सीधा ये जो टेक्स्ट है वो रिवील किया, ऐसा माना जाता है, और इसीलिए वेदास को श्रुति कहा जाता है।
and initially they are handed down from one generation to another generation orally, यानी orally transmission होता रहा और इसीलिए pronunciation पर बहुत ज़्यादा emphasis दिया जाता था और किस तरह से मंत्रों को या हिम्स को रिसाइट करना है इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है क्योंकि ये ओरल ट्रांसमिशन रहा। इनिशियली ऐसा माना जाता है क्योंकि वेदास तो बहुत पुराने लेकिन जो कंपाइलेशन हुआ जो लिखे गए वो अराउंड जो एक्सेप्टेड डेट्स हैं वो अराउंड 1500 बीसी के आसपास हुआ और 1000 बीसी के आसपास हुआ। तो इसीलिए माना जाता है कि भाई पहले ये ओरली ट्रांसफर होते रहे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जो वर्ड वेदा है वो आता है कहाँ से? वर्ड विद से, VID, फ्रॉम द रूट विद, और जिसका मीनिंग है नॉलेज। और हर एक जो वेदा है, हालांकि 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा, लेकिन हर एक जो वेदा है, ईच वेदा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। और वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका एंड उपनिषद। तो हर एक वेद के 4 पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका एंड उपनिषद उपनिषद। तो अब हम देख लेते हैं संहिता। तो संहिता क्या है? दीज आर द कलेक्शन ऑफ हिम्स, प्रेयर्स, सेक्रिफिशियल फॉर्मूला एंड लिटनीज। तो संहिता क्या है? जो हिम्स हैं, बेसिकली जो मंत्र है जैसे ऋग्वेद की, और जो सेक्रिफिशियल फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें संहिता में आती हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऋग्वेदिक संहिता या ऋग्वेदा की जो संहिता है। सो ऋग्वेदा में नियर टोटल 1028 हिम्स हैं और 10 बुक हैं, 10 मंडल हैं और 1028 हिम्स हैं। इन 10 बुक में से जो बुक 2 to 7 जो हैं वो अर्लीस्ट हैं, यानी वो पहले की हैं, पुरानी हैं, और बुक नंबर 1, 8, 9, 10 और जो मंडल नंबर 1, 8, 9, 10 दे आर ऑफ लेटर origin. They deal with variety of issues related to customs, social norms and formations, यानी कस्टम्स के बारे में, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, सोशल नॉर्म्स के बारे में हमें पता चलता है। हालांकि ज़्यादा एम्फेसिस जो है रिचुअल्स पर है, लेकिन फिर भी हमें जो ऋग्वेदिक संहिताज हैं, हिम्स हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि उनकी जो इकोनॉमी थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी जैसे, और कौन कौन से देवता बहुत इम्पोर्टेंट थे उनकी लाइफ में। जो पशु हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, ओबियसली पेस्टोरल इकोनॉमी थी तो जो पशु हैं, गाय हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। राजन, ये सारे टर्म्स के बारे में, और भागा, बलि, सोशल क्लासेस, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें ऋग्वेदा से पता चलता है। पेस्टोरल इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी थी, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। सामवेदा इज नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स एंड मेलोडीज। तो सामवेदा में ज्यादातर जो वर्जन है, मीन्स ज्यादातर जो हिम्स हैं वो ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं, एक्सेप्ट 75 वर्सेस, यानी जो कुछ नए हैं, अदरवाइज ज्यादातर जो हिम्स हैं वो ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं। और ये सामवेदा जो है इसे माना जाता है कि भाई ये शुरुआत यहीं से हुई है म्यूजिक की और सॉन्ग्स की, और सामवेदा में वीणा का भी जिक्र किया गया है। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, सारे वेदास के बारे में, संहितास के बारे में, जब हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ये कैसे सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। तो यहाँ पर देखो, हमें सॉन्ग्स के बारे में या अर्लीस्ट जो म्यूजिक के बारे में, ये सारी चीजें सामवेदा से पता चलती हैं। यजुर्वेदा बेसिकली डील करता था अबाउट द डिटेल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल, यानी जो रिचुअल, जो सेक्रीफाइस हमने डिस्कस किए ना ऋग्वेदा में, वो कैसे परफॉर्म करने हैं रिचुअल्स को, कैसे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होंगे, उस पर मेन एम्फेसिस दिया गया था यजुर्वेदा में।
तो इसमें अलग-अलग जो सैक्रिफाइसेस थे जैसे अग्निहोत्रा और वाजपेया, राजसूया, अग्निछाया। वाजपेया वो जिसमें राजा का रथ और बाकी लोग रथ लेके दौड़ते थे, राजा जीत जाता था, तो वो वाला जो सेरेमनी होती थी वो वाजपेया होता था। राजसूया यज्ञ यानी कोरोनेशन से पहले जो यज्ञ होता था उसको बोलते थे राजसूया यज्ञ। तो ये सारे कि ये किस तरीके से परफॉर्म किए जाते थे, क्या क्या रिचुअल इसमें परफॉर्म किए जाते थे, वो सारी डिटेल हमें मिलती हैं ऋग्वेदा से। और इसी के साथ साथ ऋग्वेदा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अबाउट देयर इकोनॉमी, अबाउट देयर सोशल लाइफ। जैसे कि जो ऋग्वेदा सॉरी यजुर्वेदा है, यजुर्वेदा से हमें एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि शुक्ल यजुर्वेदा में कुछ क्रॉप्स दी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पर। तो जो यजुर्वेदा है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, शुक्ल यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेदा। जो कृष्ण यजुर्वेदा है उसे ब्लैक यजुर्वेदा भी कहते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेदा में वो क्रॉप्स का जिक्र किया गया है जो उस टाइम पर इम्पोर्टेंट थी, जैसे वीट, राइस, बार्ले, सिसमे, मिलेट्स, sorghum, किडनी बीन्स। तो ये सारी क्रॉप्स उगाई जाती थी। इससे हमें उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है। एंड ये जो यजुर्वेदा है ये इट इज लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ प्राइमरी उपनिषद्स, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद। ईशा उपनिषद तो मैंने अभी जस्ट पढ़ना भी शुरू किया है, तो ये भी इसी का यजुर्वेदा का ही पार्ट है। मैत्री उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, श्वेताश्वारा श्वेतश्वारा उपनिषद। ये सारे के सारे जहाँ जो बेसिकली उपनिषद जो हैं हिंदू फिलोसॉफी का हम ये कह सकते हैं बेसिस है, और ये ज़्यादातर जो उपनिषद हैं ये आए हैं यजुर्वेदा से। अथर्ववेदा लेटेस्ट जो है, अथर्ववेदा इज लेटेस्ट वेदा एंड इट कंटेन हिम रिगार्डिंग स्पेल्स, चार्म्स एंड रिफ्लेक्ट द पॉपुलर बिलीफ्स। यानी स्पेल्स, चार्म्स, स्पेशली the hymns which were supposed to be recited to heal somebody। तो इसमें इस तरह की हिम्स या मंत्रों का जिक्र किया गया है जो कोई रिसाइट किए जाते थे किसी को हील करने के लिए। चार्म्स हैं, मेडिसिन है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इससे हमें पता चलता है उस टाइम के लोगों के पॉपुलर बिलीफ्स के बारे में और उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में। अब हमने देखा था कि हर एक वेदा के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है संहिता। संहिता डील करता है हिम्स, प्रेयर्स और सेक्रीफाइसेस, फॉर्मूला, इन सारी चीजों के साथ। अब दूसरा है ब्राह्मणास। हर एक वेदा के 4 पार्ट कौन कौन सा? संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका एंड उपनिषद। संहितास हमने देख लिया, अब हम देखेंगे ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास क्या है? ब्राह्मणास आर दी प्रोज एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो हिम्स हैं, जो संहिताज हैं, वो हिम्स हैं, वो मंत्रों की फॉर्म में दिया गया है। अब उनका जो प्रोज एक्सप्लेनेशन है वो है ब्राह्मणास, और वो भी समझाता है वो जो हिम्स में दिया गया है, सेक्रीफाइसेस या प्रेयर्स दी गई हैं, उन सभी को प्रोज की फॉर्म में उन सभी को समझाने का जो प्रयास किया गया है वो किया गया है ब्राह्मणास के थ्रू। तो ये ब्राह्मणास वो ब्राह्मणा नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो कैटेगरी वाला ब्राह्मणा नहीं है। दीज आर दी टेक्स्ट, दीज आर दी कमेंटरीज। ब्राह्मणास आर दी कमेंटरीज ऑन दी संहितास, और प्रोज कमेंटरीज हैं ये बेसिकली। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पार्ट, और वो है अरण्यकास। अरण्यकास भी इंटरप्रेट करते हैं सेक्रिफिशियल रिचुअल को, और ये जो रिचुअल्स दिए गए हैं ब्राह्मणास में और संहितास में उनको ही इंटरप्रेट करते हैं फिलोसॉफिकल वे। तो ऐसा माना जाता है कि जो अरण्यकास हैं वो पढ़े जाते थे फॉरेस्ट में, यानी 4 आश्रम जो होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। तो कि भाई जो वानप्रस्थ आश्रम होता था उसमें अरण्यकास पढ़े जाते थे जीवन को समझने के लिए। ऐत्रेय अरण्यका, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अरण्यकास में क्या है। ऐत्रेय अरण्यका कंटेन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑन हाउ वन
हु फॉलो वैदिक प्रिस्क्रिप्शन, यानी एक इंसान जो वैदिक प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, रिचुअल्स को परफॉर्म करता है, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करता है, कैसे वो ये स्वर्ग में जाता है, और दूसरा जो उनको फॉलो नहीं करता वो कैसे कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे। इस तरह की चीज़ें अरण्यकाश में दी हुई हैं, यानी फिलोसॉफिकली जो रिचुअल्स है, जो सेक्रीफाइसेस है, उनको समझाने का प्रयास अरण्यकाश में किया गया है। अब आता है उपनिषद, जो कि बेसिस है हिंदू फिलोसॉफी का। तो उपनिषद जो टर्म है वो डेराइव हुई उपा प्लस निषद, यानी उपा मीन्स बाय और निषद मीन्स सिट डाउन, सिटिंग डाउन नियर, यानी गुरु के समीप बैठना, और जो अज्ञान है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। उपनिषद contain great variety of philosophical ideas about sacrifices. They talk about body, they talk about universe, they talk about atma and brahman. So उपनिषद जो है played an important part in the evolution of spiritual ideas in ancient India. And Arthur स्कॉफेनर, पता नहीं है क्या है प्रोनाउंसिएशन, आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है जो भी है। ऑर्थर स्कॉफेनर ने कहा है उपनिषद फिलोसॉफी के बारे में, उपनिषद थियोसॉफी के बारे में, दैट दीज आर द प्रोडक्शन, इट्स इंपॉर्टेंट, दीज आर द प्रोडक्शन ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो उपनिषद हैं वो हिंदू फिलोसॉफी का बेसिस हैं, जो अरण्यकाश हैं और जो उपनिषद हैं उसमें देखो डिफरेंस क्या है। अरण्यकाश कर्म कांड पे फोकस करता है, वो ये बताता है कि सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, वैदिक जो मंत्र हैं, जो संहिताज में जो दिया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना क्यों जरूरी है, नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, क्या क्या विधि है फॉलो करने की, ठीक है। अब उपनिषद जो है वो फोकस करता है ज्ञान कांड पर, यानी ज्ञान पर फोकस करते हैं उपनिषद, कि आपको कैसे अपना जो जीवन है उसको सुधारना है, और आपका बेसिकली नॉलेज पर ये फोकस करता है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और ये जो लाइन है वासुदेव कुटुंबकम की, तो ये बेसिस रही है जो हिंदू फिलोसॉफी है उसका। और ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है महाउपनिषद से, महाउपनिषद से। और वासुदेव कुटुंबकम की बात को गांधी जी ने भी कहा, उन्होंने अपने लाइफ में उसको धारण किया। इसी तरीके से बहुत सारे महान लीडर हुए हैं जिन्होंने इस मैसेज को प्रोपेगेट किया, और ये कहाँ से लिया गया है, महाउपनिषद से। इसी तरीके से हमने सुना होगा, आपने सुना होगा अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। तो उपनिषद बेसिकली फिलोसॉफिकल, जो फिलोसॉफिकल है और ज्ञान कांड पर फोकस करते हैं। सत्यमेव जयते जो कि फ्रेज है कहाँ से ली गई है, मुंडको उपनिषद से ली गई है। और सत्यमेव जयते जो ये टर्म है, ये फ्रेज है, ये पॉपुलर हुई बेसिकली, कब पॉपुलर हुई, 1918 के बाद, 1918, 1918 में पहली बार इस फ्रेज का यूज किया था मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस के सेशन में। 1918 का जो कांग्रेस का सेशन था उसमें मदन मोहन मालवीय जी ने ये सत्यमेव जयते फ्रेज का यूज किया था। और अभी सत्यमेव जयते जो नेशनल एम्बलम है, जो नेशनल एम्बलम है, उसके नीचे भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। और कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। तो हमने देख लिया कि भाई जो वेदास हैं वो उसके 4 पार्ट होते हैं, संहिता, दूसरा पार्ट होता है उसका ब्राह्मणा, तीसरा है अरण्यका, एंड चौथा है उपनिषद। अब हम देखते हैं डेटिंग ऑफ वेदास। जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की या अर्ली वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं तो जो एक्सेप्टेड डेट हैं अर्ली वैदिक लिटरेचर में आता है ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा में भी जो अर्लीस्ट बुक है, कौन सी बुक है अर्लीस्ट, 2 to 7, यानी 2 से 7 नंबर तक की जो बुक है वो है अर्लीस्ट। और 1, 8, 1 to 1, 8, 9, 10, 1, 8, 9, 10 क्या है,
लेटर वैदिक। तो हम तो ऐसा ये एक्सेप्टेड डेट है, हालांकि इस पर भी काफ़ी डिबेट है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो ये है कि जो अर्ली वैदिक लिटरेचर है वो लिखा गया होगा ऋग्वेदा की जो 2 से लेके 7 तक की जो बुक है, जो 2 से 7 मंडल हैं, वो 1500 से 1000 बीसीई के आसपास लिखे गए होंगे। और लेटर वैदिक में क्या आ जाएगा, ऋग्वेदा की 1, 8, 9, 10 और सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद, ये सब किसका पार्ट है, लेटर वैदिक का। और ऐसा माना जाता है कि भाई ये कंपोज किया गया होगा लगभग 1000 से 500 बीसीई के आसपास। इसी के साथ साथ जैसे वेदास हमने देखा, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट भी हैं जिनको हम बोलते हैं वेदांगा। वेदांगा मीन्स वेदों के अंग, जो कि हमें समझने में वेदों को हेल्प करते हैं। और ऐसे ये 6 अंग हैं, 6 वेदांगा है, 6 वेदांगा है, जो कि ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। तो हमने वेदास के बारे में डिस्कस कर लिया, वेद के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे धर्मशास्त्रास और शूत्रास। शूत्रास टेक्स्ट आर मैनुअल्स ऑन रिचुअलिज्म। ये रिचुअलिज्म यानी जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में ही जो टेक्स्ट हैं, लेटर टेक्स्ट हैं जो वेदास के बाद के, उनको हम बोलते हैं शूत्रास। और ये इनमें इंक्लूडेड है शरूता सूत्रा। शरूता सूत्रा इट कंटेन रूल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइसेस। ग्रेट सेक्रीफाइसेस यानी जो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस, यानी जैसे हमने देखा ना राजसूय यज्ञ हुआ, या फिर मान लीजिए कि जो बड़े यज्ञ होते थे जिसमें 3 जगह जो या 4 जगह जो फायर है उसको शुरू किया जाता था। Saruta Sutra. So therefore Saruta Sutra deals with Vedic sacrifices that required at least 3 fires. Next is Greh Sutra. Greh Sutra जो है हमारा, Greh Sutra is about, Greh Sutra means घर, it contains direction of simple ceremonies or sacrificial act. यानी जो डेली जो घर में मान लीजिए यज्ञ हवन हो रहा है, तो उससे जो डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस थे उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स थे वो मेंशन है किसमें, गृह सूत्रा में। शरूता सूत्रा में जो ग्रैंड वैदिक सेक्रीफाइसेस होते थे और इट डील्ड एटलीस्ट विथ 3 फायर्स। और गृह सूत्र जो डोमेस्टिक लेवल पर जो सेक्रीफाइसेस होते थे, यानी घर में जो सेक्रीफाइसेस किए जाते थे या रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, उनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है गृह सूत्र से। इसका नाम ही घर है, गृह सूत्र। अब आ जाता है धर्म, तीसरा जो पार्ट है वो है धर्मसूत्रास। धर्मसूत्र, धर्म आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण महाभारत देखे हैं तो उसमें बार बार जैसे डायलॉग आते थे, उसमें बोलते हैं धर्म की हानि होगी, ऐसा करोगे तो आप धर्म की हानि करोगे। यानी वो धर्म क्या था, वो धर्म रिलीजन नहीं था, वो धर्म था बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक इंसान को फॉलो करने हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन वो सेक्युलर और स्पिरिचुअल रूल्स थे जो एक पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करने हैं ताकि वो एक पर्पसफुल लाइफ जी सके। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो सब मेंशन थे किसमें, धर्मसूत्रास में। धर्मसूत्रास एंड द स्मृतिज आर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर जनरल पब्लिक। मैंने आपको बता दिया कि रूलर्स के लिए क्या धर्म है, किसी स्त्री का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, विद्यार्थी का क्या धर्म है। इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, जो एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए हमें कुछ रूल्स और कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, वो थे किसमें मेंशन है, धर्मसूत्रास में। तो जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री को चलाने के लिए, इसी तरीके से सोसाइटी को चलाने के लिए जो रूल्स थे वो धर्मसूत्रास थे। और इनका कंपाइलेशन हुआ लगभग 600 BCE से 200 CE तक। मनुस्मृति इज ऑल्सो प्रोमिनेंट धर्मसूत्रास। अब सूत्रास के बाद आती हैं स्मृति टेक्स्ट, जैसे कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति। एंड इनकी जो स्मृति थी, इनका कंपोजिशन हुआ 200 BC से लेकर 900 CE तक।
और ये भी वही ये ड्यूटीज बताती थी कि राजा की क्या ड्यूटी होंगी और किसी ऑफिशियल्स की क्या ड्यूटी होंगी वर्ण के हिसाब से। जो वर्ण थे वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, अगर किसी ने कोई गिल्टी है तो उसके लिए क्या सजा होगी, मैरिज से रिलेटेड जो रूल्स थे वो सारी चीजें जो है इनमें बताई गई हैं। और ये लेटर हैं, शूद्रास के बाद ये कंपाइलेशन इनका हुआ है। तो आई होप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। और अगर आपको कोई डाउट है और अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। ये मेरा सीखने का स्टेज है, तो आपको अगर कोई भी सुधार चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आपको ये सारे नोट्स मेरी वेबसाइट nepic.org पर मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको तभी मिलेंगे जब ये पूरी यूनिट मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगी, तो पूरी यूनिट का एक साथ मैं कॉपी वहाँ पर अपलोड कर दूंगी। धन्यवाद।